अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू। कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। ठीक 24 दिन के बाद बिलाखिर भारत ने ये इतराफ़ कर लिया कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल दागे तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में कम अज़ कम भारत के 6 लड़ाका तैयारे मार गिराए। उसमें 3 फ्रेंच मेड रफाल तैयारे शामिल थे, एक मिग 29 मिराज 2000 और उसके अलावा सू-30 जो रशियन मेड जहाज़ है वो उसमें शामिल था। इससे पहले भारतीय हुकाम इसके हवाले से मुसलसल इनकार तो नहीं लेकिन तस्दीक करने से इनकार करते रहे। लेकिन आज इसके हवाले से भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं, यानी कि जो तीनों फोर्सेस के सरबराह हैं, जनरल अनिल चौहान, उन्होंने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू में सिंगापुर में इस बात का इतराफ़ किया। उन्होंने क्या कहा उस पर भी बात करेंगे, बट आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये बात याद आ गई DGISPR की कि जब ये दोनों मुल्कों के दरमियान ऑब्वियसली जब ये जंग ऑलमोस्ट जारी थी तो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन और क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स भी चल रहे थे। तो उस वक्त DGISPR ने एक बात की थी कि जब हम कार्रवाई करेंगे तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया खुद देखेगी। तो इसके हवाले से जो पाकिस्तान ने तैयारे गिराए थे वो तो इंटरनेशनल मीडिया ने पहले भी रिपोर्ट किया, रॉयटर्स, CNN, बाकी जो लोगों ने। लेकिन अब आई थिंक खुद जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस हैं उनको पब्लिकली आके ये ओन करना पड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि इवन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी कहा था कि जब हम ये कार्रवाई कर रहे थे कि उस वक्त ये ऑप्शन था कि आप चीज़ों को एग्जेजरेट करें, तो फैसला यही किया गया कि जो जितना नुकसान हुआ है उतना ही इसको प्रेजेंट किया जाए ताकि कल हमें किसी किस्म की एम्बैरसमेंट ना हो। तो आई थिंक यहाँ पर भी पाकिस्तान रियली प्लेड वेल। कामरान, अभी भी उनके चीफ ऑफ डिफेंस ने आधा सच बोला है, पूरा सच नहीं बोला। जो कि इतना मार्जिन तो उन्हें दें, इतना उनका नुकसान हुआ है वो ये ऐसी चीज़ है ना, जो जहाज गिराए गए हैं वो छुपाए तो नहीं जा सकते। कब तक छुपाएंगे? कभी न कभी तो ये डिटेल सामने आएंगी। आपको पता है इंटरनेशनल जो मीडिया है, जो ऑब्जर्वर्स एंड डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात के, वो भी फ्रेंच लोगों, फ्रांस को भी अप्रोच कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को भी अप्रोच कर रहे हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आप ये वाला जो उनका इंटरव्यू था उसमें आपने सुना कि उन्होंने पहली दफ़ा ये माना तो ज़रूर कि इसी किस्म के इशारे वो पहले भी दे रहे थे इंडियन जो हुकाम है, लेकिन ये थोड़ा सा उन्होंने खुल के माना कि हाँ जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमने सबक सीखा। ये भी एक काइंड ऑफ कवरेज है। इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे। वो स्टेटमेंट, वो जो पर्टिकुलर पैरा है या जिसमें उन्होंने ये इतराफ़ किया है, वो सुन लेते हैं, देखते हैं कि जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस हैं जनरल अनिल चौहान, उनसे जब सवाल हुआ रिगार्डिंग डाउनिंग ऑफ इंडियन जेट्स तो उनका क्या जवाब था। General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. जी, जनरल अनिल चौहान ये कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जहाज़ कितने गिरे हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि जहाज़ क्यों गिरे हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक एक बहुत बड़ा एडमिशन है। वो खुद कह रहे हैं कि हमने जब 6 और 7 की दरमियानी शब जो इनिशियली उनको नुकसान हुआ, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कितने जहाज़ उनके गिरे, उन्होंने उसको एट्रीब्यूट किया कि जो टेक्टिकल मिस्टेक हुई उनसे, और फिर उसके बाद उस टेक्टिकल मिस्टेक को रेक्टिफाई किया गया। एंड विद इन 2 days उन्होंने कहा कि दोबारा जो एयरफोर्स थी इंडिया की, वो तमाम उनके जहाज़ जो हैं वो फ़िज़ा में बुलंद थे, और उन्होंने दावा किया कि फिर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आकर के जो अपने अहदाफ हैं उनको निशाना बनाया। और यहाँ जहाज़ों ने अंदर आके, जहाज़ों के अंदर के लॉन्ग रेंज मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको पता है कि जब पाकिस्तान ने वो फाइटर जेट्स उनके गिराए
और उनकी जो एयरफोर्स है और नेचुरल है वो इतनी डीमोरलाइज हुई और कहा यही गया कि उन्होंने तो अपनी एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया। उसके बाद ही आपको पता है ना कि उन्होंने रिलाय किया फिर ड्रोन्स के ऊपर, ड्रोन्स भेजना शुरू कर दिए, क्योंकि ड्रोन्स तो वो सुसाइड ड्रोन्स थे, उसमें उन्होंने इन एनी केस तबाह होना होता है, तो अपनी एयरफोर्स को उन्होंने ग्राउंड कर दिया। तो यहाँ पर वो ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि पूरा सच वो नहीं बता रहे कि ठीक है हमसे एक टेक्निकल गलती हुई, उसकी वजह से हमारे जहाज गिरे, लेकिन हमने फौरी तौर पर उसको आइडेंटिफाई किया, उसको रेक्टिफाई करने के बाद दोबारा से हमारे तमाम जो जहाज हैं वो विद इन 2 डेज फिजा में थे और उन्हीं जहाज़ों का इस्तेमाल करते हुए बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल थे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो अहदाफ थे उनको निशाना बनाया। तो कहने का मतलब यह है कि वो डिस्पेल कर रहे हैं कि उसके बाद उनकी जो एयरफोर्स है वो क्रिपल हो गई है। यहाँ पर आई थिंक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके चीफ ऑफ डिफेंस की तरफ से एडमिट करना कि उनकी तरफ से एक टैक्टिकल मिस्टेक हुई है, तो भारत के अंदर भी ये डिबेट हो रही है, ये बहुत बड़ा एडमिशन है, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद जो उनकी गवर्नमेंट है वो तो कह रही थी कि हमने कार्रवाई करनी है और उसकी पूरी तैयारी थी। ऐसा तो नहीं है कि अचानक से इस केस के अंदर भारत एग्रेसर था, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं थी, कि आप कार्रवाई आपने की, एक्शन आपने इनिशिएट किया और आपसे टेक्निकल मिस्टेक हो गई। आपसे टेक्निकल मिस्टेक से यहाँ पे उनकी मुराद ये तो नहीं है जो PL-15 जो चाइनीज जो मिसाइल थे जिन्होंने हिट किया इनके जहाज़ों को, उसकी रेंज का इनको पता नहीं था या इनको ये नहीं पता था कि ये जो मिसाइल है ये पाकिस्तान की पोजीशन में और पाकिस्तान की मिसाइल यूज कर सकता है। क्या इस किस्म की कोई टेक्निकल मिस्टेक की बात करें या कोई और चीज़ है जिसकी तरफ वो इशारा देखिए, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। अगर ये भी मान लेते हैं कि उनको शायद पता नहीं था कि पाकिस्तान के पास जो PL-15 जो मिसाइल है बियॉन्ड विजुअल रेंज उसकी क्या रेंज है और पाकिस्तान के पास इस तरह की जो सलाहियत है, अगर मान लें कि ये उनकी टेक्निकल मिस्टेक थी तो ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसका मतलब है कि आपको अपनी एडवर्सरी की ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है और ताकत का अंदाज़ा ना होने के बावजूद आप चले हैं उनके अंदर, उनके घर मिसाइल वहां पर फेंकने और आपको पता नहीं कि आपका जो एडवर्सरी है उसके पास कितनी ताकत आपको वहां से हिट करेगा, आपको पता नहीं लगेगा। मुझे ये लगता है वैसे कामरान ऑन अ लाइटर नोट चेक करेंगे ये चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे। आजकल वहां पे इंतखाबात होने वाले हैं और जिस मकसद के लिए उन्होंने ये जंग शुरू की थी जिसमें उनको नाकामी हुई, यहाँ पे वो उसमें उनके इंटरव्यू में आगे भी जाके बात करते हैं जो उन्होंने रीजनेबल बातें भी की हैं, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट। लेकिन यहाँ पर जो टेक्निकल मिस्टेक की आप बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि शायद जो इंडियन एयरफोर्स थी वो कंप्लेसेंट थी। वजह उसकी ये कि उनका ये ख्याल था कि जो उन्होंने बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया, राफेल सारे तैयारे वगैरह उड़ाए, कि वो आपको पता है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, इन सम केसेस वो 150 किलोमीटर्स इनसाइड देयर टेरिटरी। तो उनका ये ख्याल था कि शायद एक तो पाकिस्तान के पास सलाहियत नहीं है और अगर सलाहियत है भी तो वो हम उनकी रेंज से बहुत दूर हैं, वो हमें हिट नहीं कर सकते। दूसरा जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने जो अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज किया, जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन की आप बात करते हैं, सिर्फ पायलट और जहाज के ऊपर आप इन्हिसार नहीं कर रहे, आपने एक पूरा नेटवर्क, एक पूरा एक सिस्टम बनाया है जिसमें साइबर स्पेस है, जिसमें आपकी जो रेडार्स हैं, जिसमें आपका ग्राउंड फोर्सेस हैं, बहुत से ऐसे जो आपके नेटवर्क्स हैं उनको आपने इंटीग्रेट किया है, तो पूरी विजिबिलिटी आपके पास होती है और उस विजिबिलिटी की वजह से जैसे ही जो भारत के जहाज उड़ते थे तो फौरन वहाँ पे जो हमारा जो कमांड ऑपरेशन सेंटर उनको पता लग जाता था, पूरी विजिबिलिटी थी कि इनके जहाज किस जगह पे कहाँ पे हैं। तो शायद मुझे लगता है कि वो उनके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट था, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि ये जो जहाज पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, खास करके राफेल, वो साइलेंट किल था, यानी कि उनको पता ही नहीं चला जब तक वो जो जहाज हिट करने लगे थे मिसाइल, उनको चंद सेकंड से, उस वक्त आप 8-9 सेकंड की बात हो रही है, आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन दूसरी उनकी जो बात है ना कि उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया, आई थिंक वी नीड टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, वो शायद उसको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज आपने नोट की है, जब आप वीडियो क्लिप देखते हैं तो जो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी कोई इतनी कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी, ओवरऑल थोड़े से दबे दबे से लग रहे थे। इसका क्या आप किस चीज को इससे रिलेट करेंगे कि ओवरऑल जो इनको एक डिफीट हुई है वो एक एलिमेंट था, या जिस किस्म का वो सवाल था, सवाल मुश्किल था, उसको हैंडल करना उनके लिए आसान देखें, डिफीट तो बिल्कुल आप कॉम्बैट में, और गिवन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि आप पाकिस्तान और भारत का अगर आप कंपैरिजन देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, उनका साइज देखें, उनका इंटरनेशनल क्राउड देखें, ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि भारत जब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो वो तरनवाला साबित होगा, इट वुड बी अ केक वॉक। लेकिन पाकिस्तान आगे से इस तरीके से उनको ना सिर्फ रेजिस्ट करे बल्कि उनके जहाज गिरा दे, और वो भी जो ऐसे जहाज जो आज तक कॉम्बैट ऑपरेशन में उनका रिकॉर्ड जो है वो 100% था, तो उससे धचका तो लगता है ना। पब्लिकली उन्होंने जो भी कहा हो, तो आई एम श्योर कि
इंडिया में जो भी मान लें एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पे सिविलियन लीडरशिप का कंट्रोल है, तो चीफ ऑफ डिफेंस से और इनसे पूछताछ तो हुई होगी जो कि ये क्या आपने जो प्लान तरतीब दी। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि शायद ये मुद्दा जो है ना वो एयरफोर्स के ऊपर भी डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एयरफोर्स ज़ाहिर है कि उनके जहाज़ गिरे हैं और एयरफोर्स के चीफ का उनके इसी हफ्ते एक उन्होंने खिताब किया है। अनलाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाकी जो चेस्ट थम्पिंग कर रहे हैं, उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं लिया। इनफैक्ट उन्होंने ये गिला किया है कि हमसे जो वादे किए जाते हैं प्रोक्योरमेंट के और जो टेक्निकल सपोर्ट देने की बात की जाती है, अगर आप हमें प्रोवाइड कर नहीं सकते तो आप हमसे वादे ना किया करें। मीन के वो खुलकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे या जो भी उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे कि जो उनसे कहा गया था कि ये चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे इस टाइमलाइन के ऊपर, उन्होंने कहा कि वो टाइमलाइन मीट नहीं। फिर इन्होंने जंग शुरू की, क्योंकि अगर इनके पास वो सारी कैपेबिलिटी नहीं थी तो इनको शुरू नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इसी इंटरव्यू में कामरान उन्होंने कुछ रेड लाइंस की भी बात की और चाइना की जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की है उसके हवाले से भी कुछ उनके कमेंट्स हैं। चाइना के हवाले से जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो ज़ाहिर उनसे सवाल हुआ, थोड़ा सा उसको डाउन प्ले करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि ये तो वी ऑलरेडी नो कि 81% जो पाकिस्तान अपने जो हथियार है अब वो चीन से खरीदता है, और इस केस के अंदर नेचुरली आप इस तरह की जब होती है एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो आपके साथ ज़ाहिर है कि रिपेयर के लिए बाकी जो लुक आफ्टर करना होता है उसके लिए आपसे कांटेक्ट में रहता है, लेकिन उनका ये कहना था कि बहुत विजिबल वो कहते हैं जी कोई सपोर्ट नहीं थी। उनसे सवाल हुआ कि चाइना ने अपने सैटेलाइट के जरिए के पाकिस्तान की हेल्प की, उन्होंने कहा कि वो तो इमेजरी जो है आप अदरवाइज भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो डिलिबरेटली मेरे ख्याल में चाइना को नाराज़ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि चाइना को इन्वॉल्व करने का मकसद ये है कि फिर उनके लिए एक बड़ा और थ्रेट है। लेकिन उसमें जो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट बात है कि जिसमें जो खदशा था, आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर जो जंग है उससे होने को बचाया है, तो इस बारे में भी उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात की है। उन्होंने कहा कि जो लोग यूनिफॉर्म में होते हैं बनिस्बत वो लोग जो यूनिफॉर्म में नहीं हैं उनसे ज़्यादा वो रैशनल होते हैं, क्योंकि उनको जंग के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनका पता होता है, उनके नताइज का उनको अच्छी तरीके से पता होता है। और उन्होंने ये कहा कि जो ऑपरेशन सो कॉल्ड सिंदूर जब लॉन्च किया गया तो हर कदम के ऊपर इस बात को सामने रखा गया, और उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी तरफ से भी इसी तरह की रैशनैलिटी का मुजाहरा किया गया। उनसे सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान जो कोई न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकता था, तो उनका ये कहना था कि जब दोनों मुल्कों ने जो कन्वेंशनल वॉर लड़ी गई है यहाँ पर रैशनैलिटी दिखाई है, तो मैं ये क्यों कहूँ कि जो दूसरी साइड है वो इररैशनल होगी। तो इन अदर वर्ड्स अनलाइक जो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, जो पॉलिटिकल क़यादत है, जो पाकिस्तान के जो क़यादत को जो मिलिट्री लीडरशिप है उनके बारे में आज पता ना आप कह रहे हैं कि ये बड़ी इंतहा पसंद सोच रखने वाले हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस हैं वो शायद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है जहाँ पे फैसला करने वाले हैं वो इतने इररैशनल नहीं है। और ये मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट उनकी एक असेसमेंट है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उन्होंने ये भी एक खदशे का जो मेरे ख्याल में ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए भी अलार्मिंग है। उन्होंने कहा है कि अंडर द थ्रेश होल्ड ऑफ ये जो न्यूक्लियर जो ओवरहैंग है उसमें अभी भी गुंजाइश मौजूद है कि रिवायती जंग जो है दोनों मुल्कों के दरमियान वो लड़ी जा सकती है। तो इसका मतलब है कि ये मुस्तकबिल में, और उन्होंने कहा है कि ये एक न्यू नॉर्मल है, तो ये इसके लिए भी अब पाकिस्तान को प्रिपेयर रहना होगा कि भारत के यही वजह है कि इस साल का जो डिफेंस बजट है उसके ऊपर पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात पाकिस्तान ने बता दी IMF को कि हमारी जो डिफेंस नीड्स हमने मीट करी, और गालिबन IMF को इसके ऊपर इस तरह किस्म का कोई इतराज़ ना होता है ना होना चाहिए। उनका जो ओवरऑल जो कंसर्न होता है कि आपके जो अहदाफ हैं प्रोग्राम के वो मीट होते रहें, और एक डिफेंस एक्सपेंस है, एमरजेंसी है, कंटेंजेंसी है, तो ये भी मीट होगा। ये और मेरा ख्याल है कि हमारी जो अभी बजट आगे बन रहे हैं, इवन कि हमारे जो डिफेंस प्लान्स भी बन रहे हैं, वो अब 2, 4, 6 माह की बात नहीं हो रही, मीडियम टर्म की हर चीज़ की तैयारी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। और उसके आई थिंक दोनों मुल्कों के लिए कॉन्सिक्वेंसेज यही होंगे कि जब आप दिफा के ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं तो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि दोनों मुल्कों में आज भी गुर्बत है, सेहत के मसाइल हैं, और फिर अगर हम ज़्यादा अपनी दिफाई ज़रूरियात के ऊपर खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक तरफ तो ये एडमिशन बेशक आया भारत के चीफ ऑफ जो उनके डिफेंस हैं, दूसरी तरफ जो हम जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अब भारत की तरफ से कई महाजों के ऊपर चैलेंज का सामना है। जो प्रॉक्सी वॉर जैसे हम कहते थे, बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है या दहशतगर्दी है या दहशतगर्द ग्रोह हैं, उनको सपोर्ट भारत माजी में भी करता रहा है, उसमें भी एक इंटेंसिटी आपको नज़र आ रही है। और कल का जो अफसोसनाक वाक़या है, सोराब जो बलूचिस्तान का एक शहर है, वहाँ पर कोई 60 दहशतगर्दों ने शहर के ऊपर हल्ला बोला, जो सरकारी इमारतें थी उनको नजर आतिश किया, बैंक्स को वहाँ पर उन्होंने लूटा,
और वहाँ के जो एक एडिशनल कमिश्नर थे उनको उन्होंने शहीद किया। और वीडियोज़ तो हम आपको दिखा नहीं सकते, जो मैंने उनकी एक वीडियो देखी है उसमें उनको बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद किया गया है। और ये जो एडिशनल कमिश्नर थे ये बलोच ही थे और लम्स यूनिवर्सिटी से फारुग तहसील थे, मुकाबले का इम्तिहान पास करके वो यहाँ तक पहुँचे थे। तो लगता ये है कि ये जो दहशत गर्द हैं उन बलोच नेशनल्स को कि जो पाकिस्तान के ऊपर यकीन रखते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हुए वो इस जगह पे पहुंचे, तो उनको ये पढ़े लिखे लोगों को भी ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप रियासत पाकिस्तान के साथ जाएंगे तो हम आपका ये हाल करेंगे। और दूसरी तरफ जो भारत है, पाकिस्तान तो अब ये खुलकर कहता है कि उन्हीं की ईमा पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक नई जो भारत की हिकमत अमली है कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इसमें इस कदर इजाफा किया जाए ताकि पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वहाँ पे बॉक डाउन हो जाएं और फिर बाकी जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में अचीव करना है वहाँ पर अचीव करें। तो इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ कर एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है। आई थिंक जज्बात से ज़्यादा होश के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी आज कोयटा गए हैं, कोयटा स्टाफ कॉलेज भी वहाँ गए और उसके अलावा एक जिरगे का भी इनेकाद किया गया है क्योंकि बलूचिस्तान का जो मसला है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दहशतगर्दी भी है एंड देन कुछ सियासी मसाइल भी हैं, उनको भी हल करने की ज़रूरत है। सो इट्स अ इनॉर्मस चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अब चैलेंजेस की हम बात कर ही रहे हैं तो जिक्र करेंगे क्योंकि बजट आने वाला है, तो मुआशी मैदान पर किस तरह के पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो फाइनेंशियल ईयर है ऑलमोस्ट अब क्लोज होने वाला है, 11 माह हो गए हैं और जो नंबर हमारे पास FBR के जो रेवेन्यू उनका टारगेट था ये तो क्लियर है कि वो पूरा कर नहीं पाएंगे। और इनफैक्ट जो शहबाज 11 माह का नंबर है जो शॉर्टफॉल वो अब 1000 अरब रुपए से ज़्यादा हो गया है। और क्लियरली जो इवन रिवाइज टारगेट भी था जो IMF के साथ हमने तय किया था वो लगता नहीं है कि पूरा हो पाए क्योंकि पिछले 1 महीना रह गया और 1 महीने में कोई मैजिक वॉन्ड तो है नहीं कि ड्रास्टिकली हमारे जो रेवेन्यू है उसमें इजाफा हो जाए। कामरान, हुकूमत ने हर चीज़ ट्राई कर ली। उन्होंने जैसे हम पहले बात कर चुके हैं नॉन टैक्स सर्विस से एक चेयरमैन भी लेके आए, वो जो चेयरमैन आए उन्होंने बहुत सारे इकदाम किए, ज़्यादातर फोकस इस चीज़ के ऊपर था कि नई ख़रीदारियाँ की जाएँ, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए, इनको गाड़ियाँ दी जाएँ, इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। उसके साथ कुछ और बड़ी प्रोक्योरमेंट्स की गई। पिछले चंद दिनों में जो मुख्तलिफ हुकूमती बॉडीज़ हैं उन्होंने तकरीबन 55 अरब रुपए के करीब जो है बजट अप्रूव किए अंडर 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट जहाँ जो इनकी ख़रीदारी के लिए पैसा इस्तेमाल होगा FBR से रिलेटेड मामला के लिए। इसके बावजूद जो आउटकम है वो इंतहाई मायूस कुन है। एक टोटल एक होपलेसनेस की एक सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त FBR के अंदर। पहले एनुअल जो टैक्स शॉर्टफॉल आता था वो कामन 250 अरब रुपए आता था और ये सब कुछ करने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर का एक स्पेशल फोकस है FBR के, उसके बावजूद जो मंथली अब शॉर्टफॉल आना शुरू हो गया वो 200 अरब रुपए से जायद का आना शुरू हो गया है। ये बहुत ही खतरनाक बात है। 2-3 चीज इसकी फ्लिप साइड ये भी तो नहीं है कि जो टारगेट है वो भी तो इटसेल्फ बहुत बड़ा है। तो टारगेट ऐसे मत रखे ना, हमने तो नहीं रखे जाके टारगेट्स। इनको पता नहीं था कि इनकी कैपेसिटी कितनी है, इनको पता नहीं था कि इकोनॉमी की हालत कितनी है, क्या खराब हो चुकी है। इनको ये नहीं पता था कि 3 साल से जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो नेगेटिव ग्रोथ में है। इनको ये नहीं पता था कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त महंगाई है पिछले 3 साल में उसकी रेशियो में कितना इजाफा, लोगों की परचेजिंग पावर ही नहीं रही, वो खर्चा कहाँ करेंगे। और खर्चा करने के लिए उनके पास छोड़ा क्या, जो तनख्वाहदार तबका होता है जो मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता है उससे तो जो पैसा थोड़ा बहुत बचता है वो आप टैक्सेस में लेके जा रहे हैं। तो अगर ये नाज़रीन सारी सूरत हाल को देखा जाए तो इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी रही है FBR की। इसके बावजूद 50 से 55 अरब रुपए की खरीदारी करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल फोकस है। नॉन टैक्स सर्विस से चेयरमैन को भी लाया गया। सिर्फ 11 माह के अरसा में जो टैक्स का शॉर्टफॉल है वो 1030 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इन्होंने को 11,241 अरब रुपए इकट्ठा करना था। जो लास्ट वर्किंग डे था उस तक इन्होंने 10,205 अरब रुपए इकट्ठा किया। 5 से 10 अरब रुपया मजीद आ जाएगा तो आप कह सकते हैं तकरीबन 1020 अरब रुपए का टैक्स का शॉर्टफॉल है। ये इतना बड़ा शॉर्टफॉल है, इसके ऊपर हुकूमत को कम से कम कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए था। समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं, वो क्या देखना चाह रहे हैं, कहां पे जाके ये ब्रेक लगेगी, कुछ समझ नहीं आ रही। सिर्फ जो मेयर का टैक्स का हदफ था 1000
111 अरब का, उसमें 205 अरब रुपए का एक महीने का टैक्स का शॉर्टफॉल है। ऐसा लगता है जैसे जो टैक्स मशीनरी है पाकिस्तान की कंप्लीटली कोलैप्स कर चुकी है। जो कलेक्शन आ रही है वो ऑटोमेटिक आ रही है और किसी को किसी चीज की कोई परवाह नहीं। अगर चंद बड़े नंबर्स के नाज़रीन बात कर लें, चूंकि तनख्वाहदार तबके के ऊपर बेतहाशा बोझ डाला गया, कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर बेतहाशा बोझ डाला गया, तो जो इनकम टैक्स का जो हदफ था उससे भी 296 अरब रुपया ज्यादा इकट्ठा किया है। जो मार पड़ रही है, जहां पे एफर्ट्स की जरूरत होती है, जहां पे आपको किताबों में जाके देखना पड़ता है कि जो सेल्स इन्होंने शो किए हैं वो ठीक किए हैं, जो आमदनी शो की है वो ठीक है, वो है इनका सेल्स टैक्स का एरिया। सेल्स टैक्स का जो हदफ था उसमें 11 माह के अरसे में 900 अरब रुपए की उसमें शॉर्टफॉल है। ये इसके बावजूद है कि बच्चों के दूध से लेकर पैकेज मिल तक हर चीज के ऊपर इन्होंने सेल्स टैक्स लगाया। जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, इन्होंने सीमेंट के ऊपर टैक्स में इजाफा किया फेडरल एक्साइज ड्यूटी के रेट में, लुब्रिकेंट्स के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी, घरों के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी। दुनिया की कोई चीज छोड़ी नहीं। इसके बावजूद 166 अरब रुपए का शॉर्टफॉल और कस्टम ड्यूटीज का शॉर्टफॉल 265 अरब रुपए। कामरान, बहुत ही एक बुरी सूरत हाल बन रही है। एक लग नहीं रहा कि पाकिस्तान में कोई एफबीआर के नाम का कोई इदारा है जो काम कर रहा है जितना बड़ा ये टैक्स का शॉर्टफॉल आ रहा है इस वक्त। लेकिन इसमें जो ऑब्वियसली नंबर अगर आप पिछले साल के मुकाबले में देखें, वो आप भी बता रहे थे कि वैसे ओवरऑल 28% इजाफा है या तकरीबन 2200 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठे किए हैं 11 महीनों में पिछले साल के मुकाबले में, तो वो तो प्रोग्रेस आपको नजर आती है। इशू यहाँ पर सिर्फ ये है कि आपने जो ओरिजिनल अनरियलिस्टिक एक टारगेट रखा था और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और जाहिर है कि ये जो रेवेन्यू टारगेट है ये IMF के साथ एक बड़ा की डिस्कशन पॉइंट है। तो क्या IMF इसके हवाले से अब उसका क्या रिएक्शन होगा? ज़ाहिर है उन्होंने एक कुछ मार्जिन तो रखा था कि चलें एक रीजनेबल शॉर्टफॉल तो उसको वो एक्सेप्ट करेंगे, बट ये जो शॉर्टफॉल है, डू यू थिंक ये गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में जो IMF के साथ नेगोशिएशंस होंगे? देखिए, जो मार्च के इनके मुज़ाकरात हुए थे IMF के, उसमें IMF ने इनका जो हदफ था उसमें 640 अरब रुपए की कमी कर दी थी। तो 640 अरब रुपए की कमी पूरे साल के लिए की गई थी। अब अगर वो 640 अरब रुपए को माइनस भी कर दें, उसके ओवर एंड अबव 400 अरब, तकरीबन 390 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है उससे IMF के हदफ से ज्यादा आ चुका है। तो आपको याद होगा, असल में हमारे यहाँ एक बड़ा रवाज है कि विक्ट्री क्लेम कर लो। पहले क्वार्टर के जब नंबर्स आए टैक्स कलेक्शन के, तो इनकी टैक्स कलेक्शन में बेतहाशा शॉर्टफॉल था। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को जाके ब्रीफ किया गया जी देखें ये नंबर्स इमटीरियल होते हैं। IMF का हदफ ये है कि पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन FBR की है सिर्फ, वो उसकी इकॉनमी का जो साइज है उसके 10.6% के बराबर होनी चाहिए। और ये देखें हमने जो है पहले 6 माह के अंदर 10.6 की जगह पे 10.8% ऑफ द GDP हमने टैक्स कलेक्शन कर लिया पहले 6 माह के अंदर। ये प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा इसकी ब्रीफिंग दी गई, उनको जो एक ब्यूरोक्रेसी का एक स्टाइल होता है उनको डाइवर्ट किया गया, उनकी डिफ्लेक्शन की गई, उनकी अटेंशन की, ताकि जो कोर इशू है उसके ऊपर ना रहे। हमें भी पता था कि ये जो 10.8% आज ये GDP के हवाले से बात करें, नंबर्स रिलायबल नहीं है। असल पता तब चलेगा जब जून क्लोज होगा। जून अगर क्लोज होता है और अगर ये फिर भी एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर ये इनको शॉर्टफॉल का बेतहाशा सामना करना पड़ रहा है, बावजूद इसके 1300 अरब रुपए के कामरान इजाफी टैक्सेस लगाएंगे, तो अगर 10.6% के बराबर उन्होंने टैक्स इकट्ठा कर लिया तो फिर हम कहेंगे चलें कम से कम हमारा तो बेड़ा गर्क किया, जो टैक्सेस का बोझ डाल के आपने IMF का एक हदफ जो है वो अचीव कर लिया। वो भी अब काफी डिफिकल्ट होता है। जब अब आपने इसमें इजाफे की बात की, 28% इजाफा है, 2225 अरब रुपया इन्होंने ज्यादा इकट्ठा किया पिछले माली साल से। अब वो कैसे इकट्ठा किया, ये एक सवाल है। टैक्स कलेक्शन के अंदर एक फेयरनेस होती है, एक इक्विटी होती है, और फिर जो टैक्स पेयर होता है उसके कुछ राइट्स होते हैं। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये हेयर से नहीं है, हमने कल के प्रोग्राम में भी जिक्र किया। ये जो शॉर्टफॉल आया है 1030 अरब रुपए के करीब, ये इसके बावजूद कि जो टैक्स के रिफंड्स थे मई में पिछले साल के मुकाबले में 5% कम किए गए। मजमूई तौर पर 11 माह में जो टैक्स के रिफंड्स दिए गए वो सिर्फ 1.1% ज्यादा थे। अगर टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ आ रही है 28%, बावजूद इसके कि शॉर्टफॉल है, तो ये जो आपके जो टैक्स के जो रिफंड्स हैं वो उसमें क्यों 1% की ग्रोथ है? इसका मतलब रिफंड्स रोक रहे हो। 1, 2 लोगों के बैंक अकाउंट से पैसा निकाला गया, कंपनीज के बैंक अकाउंट्स के से जो है वो पैसा निकाला गया। इसमें ये अगेन हेयर से बात नहीं है। जो मिर्जा अख्तियार बेग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं, नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के वो मेंबर हैं, उन्होंने वहां पे केसेस को कोट किया कि कैसे कहां से उन्होंने पैसा निकाला। फिर हम कल के प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं, जो यूटोपिया इंडस्ट्री है, यूटोपिया वालों ने मुलाकात की इंडस्ट्री के जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के हारून अख्तर खान से, उनसे जाके कंप्लेन की कि 3 अरब रुपया इन्होंने हमारा रोका हुआ है। और नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले अगर हम आपको जाते जाते एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दी जाए, अभी भी जो जराए बता रहे बड़ी एफर्ट्स हुई कि जो हुकूमती मलकियत थी
जो कंपनीज हैं पेट्रोलियम सेक्टर की और ऑयल सेक्टर की, ऑयल एंड गैस कंपनीज, उनसे अगले माली साल के भी एडवांसेस ले लिए जाएं। कुछ तो एडवांसेस दिए गए और फिर एक जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एक रिएक्शन आया कि इन कंपनीज के पल्ले भी कुछ छोड़ दे, इन्होंने भी अपना कैश फ्लो देखना। आप एक एक साल के एडवांसेस लिए जा रहे हैं और मामला जब फाइनेंस मिनिस्टर लेवल पे डिस्कस हुआ तो वहां पे फिर ये कहा गया कि नेशनल इंटरेस्ट में हमें एडवांसेस लेने पड़ेंगे। ये कौन सा नेशनल इंटरेस्ट है जो आपके लोगों के जो बैंक अकाउंट्स है, कंपनीज के बैंक अकाउंट्स है, उनसे पैसा निकाल रहे हो? ये कौन सा नेशनल इंटरेस्ट है जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स के रिफंड्स हैं आप उसको रोक रहे हो? ये कौन सा नेशनल इंटरेस्ट है कि जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं उनसे आप एडवांसेस मांग रहे हो अगले एक एक साल के? और ये जो हम बात कर रहे हैं ये हेर से बात नहीं है, ये जहां पे बात हुई है सबको पता है। टैक्स टारगेट को रियलिस्टिक रखें, टैक्स टारगेट के रियलिज्म के साथ साथ जो टैक्स मशीनरी उसकी जो कैपेसिटी और जो कैपेबिलिटी है उसको भी सामने रखें। और जो मसला जो है वो गाड़ियां देने से या तनख्वाहें बढ़ाने से हल नहीं होगा, उनकी एफिशिएंसी को बेहतर करने से होगा। गाड़ियां और तनख्वाह जरूरी हैं, जहां जहां पे अगर ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए गाड़ियां हैं तो जरूर दें, तनख्वाह अगर कम है तो जरूर बढ़ाएं। लेकिन इतने बड़े शॉर्टफॉल के साथ क्या जस्टिफिकेशन रह जाती है कि लोगों को जो एडवांसेस भी उसको आप रिवॉर्ड्स भी देंगे, उनको 4 इजाफी तनख्वाहें भी देंगे, जो रिफ्लेक्शन है ग्राउंड के ऊपर वो कुछ और आ रही है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अगले माली साल के बजट की, हुकूमत के क्या मुआशी अहदाफ है, इस पर डिस्कशन करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बजट की तैयारी जो है वो जारी है और ईद के फौरन बाद बजट जो है वो पेश कर दिया जाएगा। तो बजट किस नौइयत का होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से खास करके जब से हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो एक ही कोशिश, एक ही फार्मूला है कि किस तरीके से जो मुश्किल सूरत हाल से निकलना है और उसके लिए अपनी मईशत को स्टेबलाइज करना है, यानी कि उसके अंदर गुंजाइश बहुत कम है कि आप अपनी मईशत को तरक्की करवा सकें। तो शहबाज, जो 2025-26 का बजट है, क्या यही पॉलिसी बरकरार रहेगी कि स्टेबलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसी में ही हमने रहना है और फिलहाल पाकिस्तान की मईशत को ओपन अप करने का कोई ग्रैंड इस तरह का प्लान नहीं है गवर्नमेंट का? कामरान, जो IMF का प्रोग्राम है वो एसेंशियली वो स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम होता है। जब तक हुकूमत स्टेबलाइजेशन के एजेंडा के ऊपर अमल दरामद करती रहेगी, IMF का प्रोग्राम चलता रहेगा। जैसे ये रोकेगी, उससे डाइवर्ट करेगी तो आपका IMF का प्रोग्राम है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और ऐसे वक्त में जब इंडिया जो है वो मौका ढूंढ रहा है कि कहाँ से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको वो हार्म करे, तो हमें वही करना पड़ेगा जो IMF से तय हुआ है। आप IMF के साथ जो मुज़ाकरात है उसमें चीज़ों को रिलैक्स करने की तो बात कर सकते हैं, लेकिन जो टारगेट्स जो लॉक हो गए हैं उनसे आप पीछे नहीं हट सकते। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी बैकग्राउंड के साथ अगले माली साल का भी जो बजट होगा एक फिस्कल स्टेबलाइजेशन का बजट होगा। मॉनेटरी पॉलिसी टाइट रखी जाएगी और क्लोज टू द डबल डिजिट या डबल डिजिट में ही शरह सूद को रखा जाएगा। ये नंबर्स कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये एक हुकूमती एक बॉडी है एग्जीक्यूटिव की, जिसकी सदारत करते हैं प्लानिंग कमीशन के जो है मिनिस्टर भी और डिप्टी चेयरमैन एहसन इकबाल। उनका मंडे को इजलास हो रहा है APCC का, और हमने जो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे हैं उसके मुताबिक जो अगले साल का हुकूमत तरक्की का जो एक उसका टारगेट है GDP ग्रोथ का, वो रखना चाह रही है 4.2%। हदफ तो इस साल का भी 3.6% था। एक्चुअल जो ग्रोथ आई है वो लोग तो कहते हैं 2% से भी कम है, लेकिन हुकूमत ने जो नंबर अप्रूव किया वो 2.7% का है। 4.2% ग्रोथ जो है उसमें ये किस चीज़ के ऊपर रिलाई कर रहे हैं? मेजर इनकी एक्सपेक्टेशन है कि इस साल तो आपको पता है कि ज़राअत बिल्कुल उसका जो है वो काम ही ख़राब हो गया था। 0.6% ग्रोथ अगले साल एक्सपेक्ट करेंगे। जो ज़रूरी शोबा है हमारा वो 4.5% से ग्रो करेगा। इंडस्ट्री के ऊपर इनकी ये गेन बैक कर रहे हैं, 4.3% इंडस्ट्रियल सेक्टर से ग्रोथ लेना चाह रहे हैं और सर्विसेज की ग्रोथ कुछ 4% है। नंबर्स हैं अभी तक, इनको ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ लेना चाह रहे हैं 4% की, तो डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट के साथ, हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ, जिस किस्म के टैक्स प्रपोजल डिस्कस हो रहे हैं उसके साथ तो ये नहीं आएगी। जैसे हमने कल के प्रोग्राम में जिक्र किया था, जो कमर्शियल इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर भी अगर आप 1.5% विद होल्डिंग टैक्स लगा दें तो कॉस्ट में वो पास ऑन होगा। जो इन्फ्लेशन का हदफ है, जहाँ से आपका इंटरेस्ट रेट जो है डिटर्मन होता है, हुकूमत अगले साल का जो इन्फ्लेशन का हदफ है वो 7.5% रखना चाह रही है। तो 7.5% का मतलब ये है कि इनको अगर जो रियल इंटरेस्ट रेट है उसको पॉजिटिव रखना, जो IMF इनको कहता है कि महंगाई से जो आपका जो रेट होगा उससे जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये 10%, 11% के आसपास ही आपकी जो इंटरेस्ट रेट रहेगा, प्रोवाइडेड कि जो इन्फ्लेशन है 6-7% की रेंज में रहती है। अगर इससे ऊपर चले जाती है तो भी डेफिनेटली जो रेट्स हैं वो ऊपर जाएंगे। तो काफी टाइट किस्म का
ये बजट फिजिकल स्टेबलाइजेशन का होगा। एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इनका ख्याल है कि एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर ऑल दो जो करंट अकाउंट का खसारा है अगले साल का कोई ज़्यादा नहीं है, मैनेजेबल ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कोई 0.4% ऑफ द GDP या क्लोज टू $1.6 बिलियन, लेकिन कह रहे हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर पे कुछ जो प्रेशर्स हैं वो आ सकते हैं इसके हवाले से। बट डू यू थिंक ये इट्स अ राइट अप्रोच? क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यही रहा है कि जब भी हम IMF के प्रोग्राम में कहें शुरू में तो हम ज़ाहिर है कि IMF के पास जाते हैं, 1 आध साल 2 साल हम स्टेबलाइजेशन की तरफ जाते हैं, फिर हुकूमत के ऊपर अपोजिशन हो या जो अवाम का बिजनेस कम्युनिटी का प्रेशर होता है कि नहीं जी अब आप इकोनॉमी को ओपन अप करें, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। और माजी में हम ये गलतियां बार बार दोहराते रहे और नतीजा क्या निकला कि जो पहले की प्रोग्रेस है वो भी बैक टू स्क्वायर वन आ जाती थी और दोबारा से हम वही जो करंट अकाउंट का खसारा और सारे प्रॉब्लम्स आ जाते थे। तो डू यू थिंक कि ये जो अभी गवर्नमेंट की ये अप्रोच है, जिस तरीके से जा रहे हैं, इट्स अ राइट अप्रोच? कि ठीक है पिछले साल आपने यह करंट जो था 3.6% रखा, 4.2% अगले माली साल के लिए रख रहे हैं, फिर ग्रेजुअली अगर आप बेहतर होंगे तो उसको 4.5 पे ले जाएं या 5 पे ले जाएं। डू यू थिंक दिस इज द राइट अप्रोच? दिस इज़ द राइट अप्रोच। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर प्रेशर रेजिस्ट कर रहे हैं इकोनॉमी को ग्रो करवाने के हवाले से तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बोला कि हमारे पास चॉइस नहीं है, IMF के प्रोग्राम के अंदर है, जो IMF ने आपको अहदाफ दिए हैं वो टाइट फिस्कल और टाइट मॉनिटरी पॉलिसी के अहदाफ हैं। अगर हम उसे डिविएट करते हैं तो IMF के प्रोग्राम के में रुकावटें आएंगी। अगर हम इसको IMF के प्रोग्राम की रुकावटों को नज़रअंदाज करते हुए भी इकोनॉमी को ग्रो करवाते हैं तो हमारे पास एक्सटर्नल इन्फ्लोज उस तरीके से IMF के प्रोग्राम के बावजूद भी नहीं आ रहे। तो IMF के होते हुए हमें जितना कर्जा चाहिए नहीं मिल रहा, तो फिर IMF ना हो तो क्या सिचुएशन होगी? रुपया जो आपका स्टेबल है वो इसीलिए है कि इसको स्टेबल रखने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स हुई हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एफर्ट्स किए हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसके हवाले से एफर्ट्स किए हैं, गवर्नमेंट ने भी कोई ज़्यादा रुपए के ऊपर दबाव नहीं आने दिया, इंपोर्ट्स को चेक में रखा है। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो इस चीज़ की अभी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपने जो एक रास्ता अपनाया हुआ है फिस्कल कंसोलिडेशन का, कम खर्चे करने का, वो आपको नहीं छोड़ना। हालांकि ये खर्चे अभी भी डबल डिजिट में हो रहे हैं, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़ा सा चीज़ों को लैक्स कर रहे हैं, वो उनको नहीं करना चाहिए। अगर ये रास्ता अपना जो है वो बदलते हैं तो पॉलिटिकली इनके लिए शायद पॉपुलर तो हो, इकोनॉमिकली हम इसको सस्टेन नहीं कर सकते। तो आई एम हैप्पी कि ना तो फाइनेंस मिनिस्टर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर इस किस्म के बात कर रहे हैं। ऑल दो हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी बिल्कुल ख्वाहिश है और जायज़ ख्वाहिश है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी तो नौकरियां पैदा नहीं होंगी, तो मुल्क में हमारी जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, हमारे जो दूसरे जो पुअर क्लासेज हैं उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो हम जैसे लोगों के लिए यहाँ बैठ के ये बात करना कि ठीक है ये रास्ता अपना हुकूमत का इस मुश्किल फैसला करना हमारे लिए रिलेटिवली आसान है। वो लोग जो इन तकालीफ से गुजर रहे हैं उनके लिए ये मुश्किल चीज़ है, बट अगर हम इससे निकलते हैं तो फिर याद रखिए वही चीज़ रिपीट होगी। अगर हमने फिस्कल कंसोलिडेशन का रास्ता छोड़ा तो फिर हम वापस 2022 की सिचुएशन में जाएंगे, क्योंकि हमारे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर अभी भी $11.5 अरब है, बावजूद जितना भी हमने कर्जा लिया। मतलब आपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए अपना जो फ्यूचर है उसे तबाह नहीं करना। आई थिंक ये इस वक्त हिकमत अमली है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे। आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जिक्र है क्रिप्टो करेंसी का, और ख़ास करके पाकिस्तान जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन इसके हवाले से कुछ मुतज़ाद जो बयानात जो हैं हुकूमत की तरफ से सामने आ रहे हैं, ये क्या मुआवजा है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा जिक्र है क्रिप्टो करेंसी का, और इस क्रिप्टो करेंसी में अब तो जो पाकिस्तान है वो इतनी दिलचस्पी ले रहा है कि इसके लिए बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पेशल असिस्टेंट भी अपॉइंट किया है, और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है वो भी काम कर रही है। एंड इनफैक्ट इस हद तक कहा जाता है कि ये क्रिप्टो का बात हो रही है कि भारतीय मीडिया तो यहाँ तक प्रोपेगेंडा कर रहा था कि जो हालिया पाकिस्तान भारत कशीदगी हुई और जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं वो पाकिस्तान का क्यों साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके जो फैमिली इंटरेस्ट हैं वो क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान ने शायद उनको बाय कर लिया है, पाकिस्तान ने कोई लालच दी है उनकी जो फैमिली बिजनेस है उसमें कोई इन्वेस्ट करने से मुतालिक। तो ये तो खैर एक सेपरेट स्टोरी है, बट पाकिस्तान में अभी भी लगता है कि क्लैरिटी नहीं है इस हवाले से। देखिए, दो डिफरेंट चीज़ें, एक हुकूमत की ख्वाहिश है
और दूसरा जो आपके मुल्क के जो कवानीन हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो दूसरी चीज़ है। पिछले साल नवंबर में हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कानून में कुछ तरमीम प्रपोज की थी, जिसके तहत जो डिजिटल करेंसीज हैं इनमें जो ट्रेड है उसको लीगल करना जो है वो उन्होंने प्रपोज किया था। वो जो कानून है वो पार्लियामेंट ने या अभी काबीना ने पास नहीं किया। उसमें एक मसला ये था डुअल नेशनैलिटी का। उसी कानून के अंदर एक तरमीम ये थी कि जो डुअल नेशनल्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और उनके बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं वो बन सकते हैं। तो इस वजह से वो मामला जो है अटक गया था। इसी हफ्ते नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की जो मीटिंग हुई उसके एजेंडे के ऊपर ये रखा गया मुद्दा सामने, और ये जो मामला था वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA शर्मिला फारूकी साहिबा, उन्होंने एजेंडे पे ये मामला लाया कि जी मुल्क के अंदर क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, इसका लीगल स्टेटस क्या है। तो बड़ी कैंडिड डिस्कशन थी कमेटी के अंदर। सेक्रेटरी फाइनेंस जो इमदादुल्लाह बोसाल साहब है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक के सुहेल जवाद जो इन मामला को देख रहे थे, उन्होंने बड़ा एक क्लैरिटी के साथ जो लीगल फ्रेमवर्क था वो बता दिया। और अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कोई चीज़ छुपाने की कोशिश नहीं की। ऑल्दो उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी ब्लो बैक आया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी ब्लो बैक आया कि आप क्या बोल आए हैं, लेकिन उन्होंने जो बोला था उसको उन्होंने उस पर वो खड़े रहे, अपनी बात से पीछे नहीं हटे। ये अलग बात है कि उसी दिन फिर अगले दिन एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक प्रेस रिलीज एक और जारी की और कहा कि हमने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है उसका जो इजलास है 2 जून को बुला लिया है और उस इजलास में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा, जो लीगल फ्रेमवर्क होगा, उसके हवाले से बात होगी। अब मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि जब सेक्रेटरी फाइनेंस से ये पूछा गया कि इस वक्त डिजिटल करेंसीज के हवाले से पाकिस्तान का क्या स्टेटस है क्रिप्टो करेंसीज का, तो सेक्रेटरी फाइनेंस ने बड़े कैंडिडली कहा, और एक दफ़ा नहीं कहा, 3-4 दफ़ा कहा कि इस वक्त डिजिटल करेंसीज में या क्रिप्टो करेंसीज में हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। बड़ा उनकी कैंडिडेट इसके ऊपर स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा जी कि और हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा निज़ाम बने जिससे कोई चीज़ें ख़राब हो। उन्होंने कहा जी हम ये चाहते हैं कि जब क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से बात हो तो एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो हुकूमत मंजूर कर, हम ये हुकूमत को एडवाइस करेंगे। सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। फिर जब ये सवाल स्टेट बैंक से हुआ, उन्होंने कहा जी कि जो सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा है उनकी मैं तायीद करता हूँ, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमने 2018 में एक एडवाइजरी इशू की थी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनको, और ये रेगुलेटेड एंटिटीज़ कौन है जिनको ये एडवाइस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नाज़िल गई थी, उसमें बैंक्स हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशंस हैं, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और एक्सचेंज कंपनीज हैं। और ये एडवाइस क्या थी? टू अवॉइड डीलिंग इन वर्चुअल एसेट्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द वर्चुअल एसेट्स। अच्छा, अब ये उन्होंने एडवाइस इशू की और जिसके ऊपर उन्होंने सुहेल जवाद साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि ये जो एडवाइस है आज भी ये होल्ड करती है ग्राउंड, ये मौजूद है, और इसके होते हुए अगर कोई भी एंटिटी, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो क्रिप्टो करेंसी में डील करेगा तो वो मामला फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को जाएगा, और FMU है वो मामला जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के हवाले करेगी। बट ये एक लीगल स्टेटस है, रेगुलेटरी स्टेटस पाकिस्तान में इस वक्त कोई नहीं है। क्रिप्टो हवा के अंदर है, बट इसके साथ ही एक गवर्नमेंट की विल है, एक उनका रिजॉल्व है कि अब एक क्रिप्टो काउंसिल बनी हुई है जो डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं और मुल्क के अंदर क्रिप्टो का जो कारोबार है वो किया जाएगा। चलें, बहरहाल पूरी दुनिया को इस वक्त ये चैलेंज दरपेश है कि क्या डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखते हैं कि इसके हवाले से फिर क्या पेशरफ्त होती है पाकिस्तान में। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।